नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 25 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं और इसके सोर्स रहने वाले हैं पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। ये जो करंट अफेयर्स रहेंगे इसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, स्टेट पीएससी दे रहे हैं, एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इस करंट अफेयर के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक लिखी हुई है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको डेली वहां पे इसके पीडीएफ मिलते रहेंगे। और अगर आप इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी मैंने प्रोवाइड करके दिए इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपके एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाए करंट अफेयर्स के। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करें। आज हमें जो सबसे पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 और इसका सिलेबस आता है गवर्नेंस में। रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिए गए हैं 2023 के। 24 नेशनल, 20 जोनल और 54 स्टेट लेवल अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। तो चलिए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड होते क्या है देखते हैं। सबसे पहले इसको होस्ट कौन करता है? इसको होस्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसके अलावा जो 13 अवार्डीज होते हैं दे रिसीव्ड फेलिसिटेशंस अंडर कैटेगरीज ऑफ क्लीन सिटीज, क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट एरिया ने मिलिट्री के एरिया, सफाई मित्र सुरक्षा या फिर कहेंगे गंगा टाउन्स, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, ये सब अवार्ड दिए जाएंगे। सो ये जो साल है इसमें जो ज्वाइंट जो क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड है शोकेस ज्वाइंट विनर, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि दो शहरों को इस बार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिलने वाला है। तो हर बार इंदौर को मिलता था, इस बार 2 शहर इसमें शामिल कर दिए गए हैं। एक है सूरत और दूसरा है इंदौर। तो इंदौर के साथ इस बार सूरत को भी अवार्ड दिया जाता है। सूरत एक पोर्ट सिटी है, यहाँ पे आपको समुंदर देखने मिलता है और इनको टॉप स्पॉट मिला है अलोन, इन दोनों को। तो उसके अलावा 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए अगर देखा गया तो इंदौर जो है ये तो हम कहेंगे कि क्लीनेस्ट सिटी आ ही गई है। और उसी के अलावा जो कैटेगरी ऑफ सिटीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, ऐसे भी शहरों को अवार्ड दिए जाते हैं। 1 लाख से कम पॉपुलेशन रहने वाले भी शहरों को ये स्वच्छ भारत के अवार्ड दिए जाते, स्वच्छ सर्वेक्षण के अवार्ड दिए जाते हैं। और उसमें सासवाड़ करके एक एरिया, ये जो सिटी है इसको भी मिला है, पाटन करके है इसको भी मिला है, और एक और है जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने मिलता है वो है लोनावला। लोनावला जो होता है इसे भी इस बार यह अवार्ड मिलता है, जो कि क्लीनेस्ट सिटी है, लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन रहने वाली। ये टॉप 3 स्पॉट्स है। एक और आपको जो देखने मिल रहे हैं छोटे शहरों के। उसी के अलावा मऊ करके जो एरिया है मध्य प्रदेश में, उसके कैंटोनमेंट बोर्ड को क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड करके यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। और इतना ही नहीं, तो वाराणसी, प्रयागराज, ये 2 शहर है, इनको क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स में इंक्लूड करा दिया गया है। गंगा जहाँ से बहती है वो रिवर के अलॉन्ग साइड जो भी हम कहेंगे कि शहर है उसमें वाराणसी और प्रयागराज जो कि यूपी में आते हैं, उत्तर प्रदेश में, इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। इसी के साथ साथ 3 स्टेट्स जो है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है स्वच्छता में, उन 3 स्टेट्स के नाम है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये टॉप 3 अवार्ड जो है फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन 3 राज्यों को दिए गए हैं। चंडीगढ़ जो होता है वॉकड अवे विथ अवार्ड्स फॉर द बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर करके उसको अवार्ड मिला है। जो चंडीगढ़ है उसको 110 अवार्ड जो होते हैं वो इस सेरेमनी के दौरान और भी दिए जाएंगे। अब सबसे पहले देखते हैं ये स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या। स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है उसे कंडक्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसी के अलावा इसको 2016 से दिया जा रहा है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन और क्लीनलीनेस, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है ये। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि ये चल रहा है, यानी यही है कि यहाँ कॉम्पिटिशन बनेगी और कॉम्पिटिशन बनने के कारण शहर जो है वो इस कॉम्पिटिशन में अपने आप को बहुत इंप्रूव करेंगे, अपनी सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करेंगे, सिटीजन्स को काफ़ी स्वच्छता भी मिल सकती है और काफ़ी सर्विस भी अच्छी मिल सकती है। इन सब चीज़ों के लिए और भी क्लीनर शहर बनते जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी के अलावा प्राइमरी गोल ये है स्वच्छ सर्वेक्षण का कि जो सिटीजन्स है उनका भी पार्टिसिपेशन कराए, उनमें अवेयरनेस बढ़ाए। अब आपको जब पता चलता है कि आपका शहर क्लीनेस्ट शहर बनने वाला है तो आप में भी अवेयरनेस आते हैं, आप भी कचरा नहीं फेंकते हो, आप भी स्वच्छता की ओर बढ़ते हो। तो ये सब चीज़ें अच्छे से हो, यही यहाँ पे एक और इसका हम कहेंगे गोल है। उसी के साथ साथ इट इज़ कंडक्टेड अंडर द एम्बिट ऑफ हम कहेंगे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में ये चलाया जाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही इसे चलाया जाता है और इस तरह से ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है ये रहे। और इसका जो सोर्स था वो था पीआईबी, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो।
तो जो दूसरा करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है नेशनल वोटर्स डे पे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लेके ये सिलेबस में आएगा आपको। उसी के साथ साथ रिसेंटली हुआ क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इन्होंने नेशनल वोटर्स डे पे लोगों को ग्रीटिंग्स भेजे हैं। अब सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पे, यानी हम कहेंगे ट्विटर पे। वो लिखते हैं, ग्रीटिंग ऑन नेशनल वोटर्स डे ऑन ओकेजन विच सेलिब्रेट आवर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो अ डे टू एनकरेज पीपल टू रजिस्टर एज वोटर्स इफ दे हैवंट ऑलरेडी। At 11 a.m., I will address the Now Matadata Sammelan, which will bring together first-time voters from अक्रॉस इंडिया। तो ये उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया था। अब ये नेशनल वोटर्स डे होता क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो नेशनल वोटर्स डे जो होता है वो हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उसी के अलावा इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि हर साल नए नए वोटर जो है या फिर हर वोटर को एनकरेज किया जाए कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करे, या फिर हम कहेंगे इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट होकर वो अपनी सरकारें चुने। नेशनल वोटर्स डे जो होता है वो फर्स्ट टाइम देश में 2011 में मनाया गया था। इसका मेन रीज़न यही है कि यंग पीपल को इंस्पायर किया जाए कि वो भी इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, वो अपने वोटर आईडी बनाए, अपने आप को रजिस्टर्ड वोटर बनाए और वो भी वोट करते रहे। जो थीम रही है नेशनल वोटर डे की 2023 की वो है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटरी। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है? तो मेन सिग्निफिकेंस है वोटिंग सिस्टम के पीछे वो ये है कि वो लोगों को अलाउ करता है टू डिसाइड हु विल गवर्न, यानी कौन गवर्न करेगा आपको, ये डिसाइड करने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। यानी हम कहेंगे लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे आपको कौन गवर्न करेगा, ये जानने में इसका सबसे बड़ा एक तरह से हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंस है कि कौन आपका देश चलाएगा। यानी आपको पता है 3 तरह से वोटिंग होती है। एक लोकल होती है जो कि आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की या काउंसिल की रहेगी, या फिर आप कहोगे तो आप अगर किसी रूरल एरिया में रहता है तो ग्राम पंचायत की होती है। तो ये सब लोकल इलेक्शंस है। रीजनल इलेक्शन भी होते हैं, महाराष्ट्र स्टेट के होंगे, बिहार के होंगे, यूपी के होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी के साथ साथ नेशनल लेवल पे भी होते हैं जो कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। सो दिस ऑल्सो मीन्स दैट पीपल हैव द पावर टू सिलेक्ट विच पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी या पॉलिसी उनके देश का फ्यूचर बनाएगा। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी, कौन से आइडियोलॉजी पे उनका देश चलेगा और कौन सी पॉलिसी पे इनका देश चलेगा। तो ये था एक और करंट अफेयर अबाउट नेशनल वोटर्स डे और इसका सोर्स था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आपको देखने मिल रहा है कुनो नेशनल पार्क को लेकर और इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। कंटेक्स्ट ये है कि रिसेंटली नामीबियन चीता ज्वाला जो है हैज गिवन बर्थ टू 4 क्यूब्स। तो 4 बच्चों को जन्म दिया है जो नामीबियन चीता ज्वाला था। तो ज्वाला नाम का जो चीता था वो नामीबिया से इंडिया में लाया गया था और इसने कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का जो है यहाँ पे उसने 3 बच्चों को जन्म दिया है, 4 बच्चों को जन्म दिया है। तो नॉट 3 एज अर्लियर अनाउंस, पहले ये कहा गया था कि 3 रहेंगे बट 3 नहीं, वो 4 है। बैकग्राउंड ये है कि यूनियन मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव, उन्होंने 24 जनवरी को ये बात कही है जो हमें यहाँ पता चल रही है। तो ये कुनो नेशनल पार्क न्यूज़ में आ गया। तो कुनो नेशनल पार्क है क्या? कुनो नेशनल पार्क तो मध्य प्रदेश में आता है। ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया के मैप में जाओगे तो यहाँ पे आप मध्य प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश में जाओगे तो कुनो नेशनल पार्क यहाँ देखने मिलेगा। उसी के अलावा अगर हम आगे आते हैं तो इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आता है मध्य प्रदेश, इंडिया में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1981 को एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसी के साथ साथ खाटियार गिर जो ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन है उसी का ये पार्ट है। तो काठियार गिर का जो पार्ट है उसी पे लग के ये है। तो हम कहेंगे कि ड्राई डिसिडियस है। यहाँ पे जो डिसिडियस यानी जो भी पेड़ होते हैं वो अपने लीव्स को शेड करते हैं, अपने लीव्स को छोड़ देते हैं एक सीजन में, वही वाले डिसिडियस होते हैं। तो इट इज़ नेम्ड आफ्टर कुनो रिवर। यहाँ से एक नदी बहती है जो कि ट्रिब्यूटरी है चंबल नदी की। तो ये इसके अक्रॉस बहती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कुनो रिवर के कारण कुनो नेशनल पार्क। उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और इट वाज ओनली इन 2018 जब इसको ये अनाउंस किया गया था। तो उसके बाद इसका जो नाम है 2018 तक ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाती थी। 2018 के बाद गवर्नमेंट ने इसका स्टेटस बदल के नेशनल पार्क स्टेटस पे ला लिया है। तो अब से ये 2018 से ये नेशनल पार्क कहलाता है। कुनो नेशनल पार्क जो होता है ये सिलेक्ट किया गया था एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। इंडिया में जब चीता लाए गए थे तो ये इंडिया में चीता लाने का जो एक्शन प्लान था उसमें कुनो नेशनल पार्क को सिलेक्ट किया गया था। फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे ड्राई सवाना फॉरेस्ट और ग्रासलैंड देखने मिलते हैं। उसके अलावा ट्रॉपिकल रिवराइन फॉरेस्ट है, रिवर से जुड़े हुए फॉरेस्ट यहाँ आपको देखने
मिलते हैं। फौना की बात करें तो इंडियन लेपर्ड आपको देखने मिलता है, जंगल कैट देखने मिलती है, उसके अलावा स्लॉथ बियर बोलिए या ढोले बोलिए, या फिर इंडियन वूल्फ, गोल्डन जैकल, या फिर हाँ स्ट्रिप्ड हाइना, बंगाल फॉक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब जानवर आपको देखने मिलते हैं। तो ये फ्लोरा फौना आपको इस कूनो नेशनल पार्क में देखने मिलेगा। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। अब आगे चलते हैं तो आपको एक डिजीज जो है ये आपको न्यूज में देखने मिल रहा है और इसका सिलेबस आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और उस डिजीज का नाम है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज जो है ये न्यूज में आ रहा है। रिसेंट स्टडीज ने ये कहा है कि अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाता है पार्किंसंस डिजीज का, या फिर रेगुलर मेडिकेशन आप ले, या फिर बराबर आप एक्सरसाइज करें, तो पार्किंसंस के जो पेशेंट होते हैं उनका फंक्शंस अच्छे से चल सकते हैं, इसको मैनेज किया जा सकता है। तो पार्किंसंस डिजीज है क्या? तो पार्किंसंस डिजीज जो होता है ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर ऐसा है जो दिन ब दिन बढ़ते जाता है, जो आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और बॉडी के जो पार्ट है जो नर्व्स को कंट्रोल कर रहे हैं उसको ये इफेक्ट करता है। तो आपका जो भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है यहाँ से शुरू हो सकते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं ये धीरे धीरे शुरू होते हैं, ये काफ़ी रेयर डिजीज में आता है, ये पार्किंसंस डिजीज है। और उसके अलावा आपको ये बता दूं कि रिस्क जो इसमें यही है कि आपके एज के साथ साथ ये बढ़ते जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या, आप कैसे समझेंगे कि आपको पार्किंसंस डिजीज हुआ है? सबसे पहले अनकंट्रोलेबल शेकिंग होती है, आपके हाथ कांपने लगते हैं या फिर आपकी बॉडी कांपने लगती है, ट्रेमर्स भी होते हैं। उसके अलावा स्लोड मूवमेंट, आपके जो मूवमेंट होते हैं वो काफ़ी स्लो हो जाती है और आपको काफ़ी डिफिकल्टीज जाती है, प्रॉब्लम्स चलने लगते हैं, खड़े रहने में आपको खड़े रहने में भी प्रॉब्लम जाते हैं। उसके अलावा आपके जो लिम्स है इसमें भी स्टिफनेस आ जाती है, जल्दी वो मूव नहीं करते हैं, काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं आपके जो लिम्स होते हैं वो। और लिम्स यानी क्या है वैसे तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके हाथ या पैर कहिए तो ये हाथ पैर जो होंगे आपके वो स्टिफ होने लगते हैं, आपकी आवाज़ बदलने लगती है, आपकी राइटिंग बदलने लगती है, और ऑटोमेटिक आपकी जो लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट जो आप कर सकते थे पहले जैसे भी हैं वो सब अब आप नहीं करोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके ऑटोमेटिकली मूव होती है बॉडी में, बट ये यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सब सिम्टम्स यहाँ पे आपको पार्किंसंस डिसीज के देखने मिलते हैं। इसके कॉजेस क्या है, ये क्यों होता है? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जीन्स हो सकता है आपके किसी पूर्वज से आप में आ जाए। दूसरा एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, जो भी एनवायरमेंट के जो भी इशूज चल रहे हैं उस कारण भी ये हो सकता है। और प्रेजेंस ऑफ लीवी बॉडी, यानी हम कहेंगे कुछ क्लम्स होते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस के विद इन ब्रेन सेल्स, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक कुछ चीज़ें होती है वो आपके ब्रेन सेल्स में चले जाती है, तो ये पार्किंसंस डिसीज उससे भी होता है। तो इन्हीं को लीवी बॉडीज कहा जाता है। लीवी बॉडीज यानी ये कहाँ पे चले जाते हैं, कुछ क्लम्स जो होते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस के, वो कहाँ, तो ब्रेन सेल्स में होते हैं। जो ब्रेन सेल्स में होते हैं उन्हें लीवी बॉडी कहा जाता है। तो ये जो पार्किंसंस डिसीज होता है इसको हमेशा ऐसा कहा जाता है कि इसमें एडिशनल कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे थिंकिंग डिफिकल्टी, आप बहुत अच्छे से सोच नहीं पाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, इमोशनली आप में बदलाव आने लगते हैं, स्वॉलोइंग प्रॉब्लम, आप जब भी कोई चीज़ स्वॉलो करते हैं तो वो भी ठीक से नहीं कर पाते हो, कुछ चीज़ें अच्छे से चीव नहीं कर पाते, चबा नहीं सकते हो, या फिर ईटिंग प्रॉब्लम आपको जाने लगते हैं, स्लिप प्रॉब्लम है, स्लिप डिसऑर्डर्स है, नींद ना आना, और ये सब प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। और लोगों को रैपिड आई मूवमेंट भी होते हैं, रैपिड आई, उनके जो आईज होती है वो काफ़ी मूव करने लग जाती हैं और उनका बिहेवियर भी, स्लीपिंग बिहेवियर भी बदलने लगता है। तो ये यही है कि इसमें फिर आपको आप अपने सपने में भी काम करने लग जाते हो, ये भी आपका एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने मिलता है, सपने में चलना या काफ़ी सारी यहाँ से चीज़ें हो सकती है। मेडिसिन आपके स्लीप को इम्प्रूव कर सकती है। ब्लैडर प्रॉब्लम आपको हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डाइजेशन से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स पार्किंसंस डिसीज से होता है, क्योंकि आपका अगर माइंड अच्छे से ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हर चीज़ में प्रॉब्लम आपका जा सकता है। तो इसीलिए आपकी नींद में प्रॉब्लम हो, सोचने में प्रॉब्लम हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको पार्किंसंस डिसीज से हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। ऑल्दो इसका कोई भी क्योर नहीं, आपको बता दें तो पार्किंसंस डिसीज का कोई भी इलाज नहीं है, बट मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि कुछ मेडिसिन है जिससे आप उसको कंट्रोल में रख सकते हो, कुछ एक्सरसाइजेस है जिससे आप कंट्रोल में रख सकते हो। तो मेडिसिन, सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर अदर थेरेपीज जो होती है वो कुछ सिम्टम्स को रिलीव कर सकती है। मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन जो होती है वो कुछ भी सिम्टम्स है जो पार्किंसंस डिसीज के उसको ठीक कर सकते हैं, जैसे आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद आने की कुछ मेडिसिन हो सकती है। उसके अलावा अगर आपके माइंड में, आपके ब्रेन में अगर डोपामाइन का लेवल बढ़ा दिया जाए तो भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। डोपामाइन एक ऐसा होता है ड्रग जिससे आपको ये
प्लेजर वाली फीलिंग आती है, सेटिस्फैक्शन या मोटिवेशन वाली फीलिंग आती है। तो इसके चलते भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे इलाज किए जाते हैं। और उसके अलावा हम कहेंगे हैविंग एन इफेक्ट ऑन ब्रेन, अदर ब्रेन केमिकल्स पे भी यहाँ काम किए जा सकते हैं, जैसे न्यूरो यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, जो ट्रांसफर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन सेल्स, क्योंकि ये नहीं हो पा रही है ठीक से, तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं इसके थ्रू ये किया जा सकता है। उसके अलावा जो भी नॉन मूवमेंट सिम्टम्स है उसको भी मूव कराया जा सकता है। तो हम यही कहेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे है जो मेडिसिन से ठीक कराई जाती है। इसके लिए एक थेरेपी होती है, इस थेरेपी को पार्किंसंस की जो थेरेपी, इसको लिवोडोपा कहा जाता है। तो नर्व्स सेल्स जो होते हैं यूज लिवोडोपा टू मेक डोपामाइन, है ना। तो डोपामाइन यहाँ पे बनाया जाएगा, रिप्लेनिश किया जाएगा, ब्रेन ड्विंडलिंग सप्लाई, यानी ब्रेन में उसे सप्लाई किया जाएगा, ये थेरेपी से वो आपको मिल जाता है, जो डोपामाइन होता है वो। तो डीप ब्रेन सिमुलेशन जो होता है, यानी जो भी लोगों को पार्किंसंस डिसीज है हु डू नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू मेडिकेशन, और वो कोई दवाइयों पे अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर करे तो डॉक्टर उनको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी एक इलाज है, उसके थ्रू भी ये करा सकते हैं। तो इस तरह से जो पार्किंसंस डिसीज़ है, जो कि काफ़ी रेयर डिसीज़ है बट काफ़ी सोचने वाला एक डिजीज़ है, तो हम कहेंगे ये भी फिलहाल न्यूज़ में आया था। तो इसका जो सोर्स था जहाँ से हमने करंट अफेयर लिया वो है द इंडियन एक्सप्रेस। चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं और वो है कौशल भवन। कौशल भवन की अगर बात करें तो इसका सिलेबस जाता है आर्ट एंड कल्चर से। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने कौशल भवन को इनॉग्रेट किया है। ऑन ओकेजन जो था, प्रेसिडेंट ने एक एग्जीबिशन स्टॉल पे विजिट किया है, जिसको काफ़ी सारे बेनिफिशियरीज ने लगाया था, जो जो लोगों को बेनिफिट्स मिले थे कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से, जैसे पीएम विश्वकर्मा से, पीएम जनमन, या फिर हम कहेंगे स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प से, या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY से। तो इनसे वो उनका जो स्टॉल था इसको उन्होंने विजिट किया है और वहाँ पे उन्होंने इंटरैक्ट भी किया उनके साथ। अबाउट कौशल भवन, कौशल भवन की अगर बात की जाए तो इसकी लोकेशन आती है न्यू दिल्ली में। कौशल भवन जो होता है इज अ न्यू बिल्डिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, ये एक नई बिल्डिंग है। तो किस लिए कौशल भवन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये मार्च 2019 में ही रखा गया था, वहाँ से ही इसको बनने की शुरुआत की गई थी। और ये एक तरह से आपको ऑफिस स्पेस देगा फॉर मिनिस्ट्री एज वेल एज, हम कहेंगे कि देखिए मिनिस्ट्री यहाँ पे बैठेगी या फिर उसके जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ काम करेंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग हो गया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गया, एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गया, ये सब पे भी यहाँ पे काम किए जाएंगे। तो हम कहेंगे कि जो भी यहाँ पे हम कहेंगे कि जो भी बिल्डिंग है उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ लगाई गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है, और इसको बनाया गया है, उसका एम यही है कि एक सेफ, कन्वीनियंट और एफिशिएंट वर्क हो सके, ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाया जा सके उस बिल्डिंग में, और नया वर्क कल्चर बनाया जाए जिससे बहुत अच्छे से काम हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि स्किल इंडिया मिशन और ये सब जो है ना, तो इसके चलते इसको बहुत अच्छा बनाया जाएगा, और हम कहेंगे कि काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट मिलेगा तो गवर्नमेंट के काम अच्छे से होने लगेंगे। तो इस तरह से कौशल भवन जो है न्यूज़ में रहा, और इसका सोर्स जो था वो था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगला जो करंट अफेयर देखने मिल रहा है हमें वो है इकोनॉमी से, और ये आ रहा है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, दैट इज गिफ्ट। गिफ्ट ये वो नाम तो आपने पहले सुना होगा करंट अफेयर्स में या न्यूज़ में, और इसी से रिलेटेड एक और है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, दैट इज IFSC। तो हम कहेंगे गिफ्ट IFSC जो है ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में आ जाता है करंट अफेयर्स से, और ये आता है आपका सिलेबस इकोनॉमी में। रिसेंटली गवर्नमेंट जो थे उन्होंने अलाउ किया है डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय इंडियन कंपनीज, यानी जो भी गवर्नमेंट की जो कंपनीज है वो भी अभी डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकती है सिक्योरिटीज में, यानी वो भी अपने शेयर्स जो होते हैं वो शेयर मार्केट्स में डायरेक्टली ला सकती है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के चलते। यानी अभी हम कहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे ये आएंगे इनके भी शेयर्स, और वो रहेगा गिफ्ट IFSC के चलते। बैकग्राउंड ये है कि इन परसुएशन ऑफ अनाउंसमेंट ऑन जुलाई 28, 2023 यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन अफेयर्स जो है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ पहले अनाउंस की थी, और हम कहेंगे कि अब इस पे काम करना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो भी इस पे काम कर रहा है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस पे काम कर रहा है। उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए थे 2019 में। अब यहाँ पे पब्लिक कंपनीज भी आएंगे और उसके भी शेयर्स पूरे इंटरनेशनल लेवल पे खरीदे जा सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन हुआ था कि डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ऑन
इंटरनेशनल एक्सचेंज स्कीम। तो ये जो है अभी गवर्नमेंट कंपनीज भी इसमें आने वाली हैं, ये सब यहाँ पे पहले हुआ था जो अभी हमने पढ़ा। अब ये गिफ्ट आईएफएससी है क्या? गिफ्ट आईएफएससी की अगर बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है इंडिया का, जो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, जैसे आपको पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, जो इंडिया को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के साथ जोड़ता है। इसका एम एक ही है कि टॉप टैलेंट जो है कंट्री में उनको कहीं ना कहीं फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, यानी हम यही कहें कि एक तरह से सब कुछ अच्छे से चल सके, यानी टैलेंटेड लोग भी सामने आ सके हमारे देश के, और वो भी कहीं ना कहीं काम कर सके। इट एनेबल्स द इंडियन इकोनॉमी जो है वो कनेक्ट हो जाती है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें आ गई है, तो हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं और ईजी फ्लो होगा ग्लोबल कैपिटल का इंडिया में। जब ये लोग यहाँ के जो भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे देश में भी इनकी करेंसीज या फिर डॉलर जो है वो फ्लो होने लगेगा। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि यार डायनेमिक डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट तो अच्छे से वही एक तरह से सबसे मेन नीड है गिफ्ट आईएफएससी की, और हम कहेंगे ये यूनिफाइड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो एक साथ काम कर रही है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA इनके साथ मिलके ये सब काम करते हैं, और इसी के चलते ग्लोबल सस्टेनेबल कैपिटल फ्लो की कोशिश की जाएगी। यानी हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, तो जो भी देश है उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीज़ें होने वाली है और सब ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट बनाया जाएगा इसके चलते, तो एक तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ सेटअप किया जाएगा। और गिफ्ट आईएफएससी जो होता है ये कहीं ना कहीं एक तरह से इंडिया का गेटवे है, यानी हम कहेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जहां पे आपको मिलेगी ऐसा यहाँ पे एक गेटवे बनाया जाएगा। अब देखते हैं जो गिफ्ट आईएफएससी है इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है और इससे हम कहेंगे एक देश बनाया जाएगा, और देश में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस वाला देश बनाया जाएगा जहाँ पे हमें ये सब मिलेगा। द गिफ्ट सिटी जो होता है ये प्रेफर्ड लोकेशन रहेगी जहाँ नेशनल और मल्टीनेशनल फर्म्स जो है ये भी इन्वेस्ट करेंगे। टैक्स एग्जेम्पशंस भी यहाँ पे मिलेंगे जो ये हम कहेंगे इन्वेस्ट करेंगे उनको, और जॉब की भी क्रिएशन होंगी, कहीं ना कहीं काफ़ी सारी कंपनीज खुलेंगी तो जॉब भी क्रिएट होंगे। तो इस तरह से गिफ्ट आईएफएससी जो है ये इंडिया के लिए एक बेनिफिट आपको दे सकता है, बट आपको सोचना है कि क्या इसका कोई डिसएडवांटेज भी हो सकता है, तो ये भी सोच के रखिएगा। और ये जो गिफ्ट आईएफएससी था इसका सोर्स था पीआईबी, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो अब बारी है एमसीक्यूज सॉल्व करने की। आज के जो एमसीक्यूज है उसकी शुरुआत करें। इसके जो आंसर्स रहेंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके एक तरफ आपको नेशनल पार्क दिए, दूसरी तरफ आपको स्टेट दिए। सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है माउंट हैरियट करके, वो है गोवा यहाँ पे लिखा हुआ है। नमेरी करके लिखा है वो आसाम में लिखा है। वाल्मीकि जो है वो बिहार में लिखा है। आपको ये बताना है कि ऊपर दिए हुए कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। पहला ऑप्शन है ओनली 1, सेकंड ऑप्शन इज ओनली 2, थर्ड ऑप्शन इज ऑल 3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन। तो ये आपको एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने मिलता है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन हमें देखने मिल रहा है वो है दो स्टेटमेंट्स को लेके। पहला स्टेटमेंट है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कौशल भवन जो है ये मार्च 2019 में रखा गया था। स्टेटमेंट 2 है ये पुणे में लोकेटेड है। यहाँ पे आपको पहले इसमें कहा गया कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। दूसरे में कहा गया है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 2 का। तीसरे में कहा गया है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। चौथे में कहा गया स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। आपको इसके जो है वो सही आंसर ढूंढ के आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आज का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो रहा है विथ रेफरेंस टू पार्किंसंस डिजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो पार्किंसंस डिजीज है वो एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी कंट्रोल्ड बाय नर्व्स। सेकंड, इट सिम्टम्स स्टार्ट्स रैपिडली। थर्ड है रिस्क ऑफ डेवलपिंग इट डिक्रीज्ड विथ एज। उसी के अलावा हाउ मेनी स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये करेक्ट है, आपको बताने हैं कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली 1, सेकेंड है 1, 2 एंड 3, थर्ड इज 2 एंड 3 एंड फोर्थ इज 3 ओनली। कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लिखिएगा। अब बारी है कि कल के करंट अफेयर्स के जो 24 जनवरी के जो करंट अफेयर्स थे उसके आंसर्स ढूंढने की। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 का आपको देखने मिलता है बी, क्वेश्चन 2 का आंसर है बी, क्वेश्चन 3 का आंसर है सी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और शेयर करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। अगर आपको और अपडेट्स
चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेजेस को भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन है मेरे फेसबुक पेजेस है। अगर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं या मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो आप shreyasbadi@gmail.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। उसी के अलावा मेरे श्रेयस IAS एकेडमी जो है उसके भी मेरे कुछ इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है और फेसबुक पे भी काफ़ी पेज है। वो पेज में भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और काफ़ी मटेरियल्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।